ये आपका पिछले लेक्चर में ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 बोरोन फैमिली कार्बन फैमिली इतना आपका कंप्लीट हो गया था। आज वाले लेक्चर में इनऑर्गेनिक का डी ब्लॉक एफ ब्लॉक इन दोनों टॉपिक हम क्वेश्चन कराते चलते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आपका पहला क्वेश्चन है, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। एग्जामिनर पूछ रहा है कि मैग्नेट और पर मैग्नेट जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, क्यों? तो यहाँ पे आप बेटा देखो, तो ये मैग्नेट पर मैग्नेट आयन जो होता है वो आपका होता है MnO4 -1, और मैग्नेट आयन जो होता है वो हुआ MnO4 -2। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन होगा वो डबली बॉन्डेड होगा। डबली बॉन्डेड होगा तो पाई बॉन्डेड होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अब पाई जो होगा उसमें ऑक्सीजन का जो होगा वो बॉन्डिंग में p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और Mn का जो होगा वो आपका बेटा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ Mn। ऑक्सीजन में बेटा d एब्सेंट होता है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ Mn। आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही है। थर्ड में कह रहा है कि देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, गलत है, ऑक्सीजन पाई बॉन्डेड होता है उसमें। ठीक, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल विद ऑक्सीजन विद p ऑर्बिटल्स ऑफ Mn। Mn d ब्लॉक का होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन d सेल में होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, p नहीं पार्टिसिपेट करता है। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा, सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, और उसमें एग्जामिनर मैचिंग के लिए कह रहा है। तो ये आपका पहला आपका है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मैच कीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल नहीं होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की जो मैचिंग होगी वो कौन सी होगी? आर। होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड दो प्रोसेस के द्वारा बनता है। एक का बेटा नाम होता है लेड चैम्बर प्रोसेस, और एक का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कोई भी हो, स्टार्टिंग जो स्टेप होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अगर आप कैटलिस्ट NO इन्वॉल्व कर रहे हो तो प्रोसेस का नाम लेड चैम्बर होता है, और कैटलिस्ट आप प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इन्वॉल्व कर रहे हो तो प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है कॉन्टैक्ट। तो ये आपका हुआ। अगला, यहाँ पे आप देखिए, तो कैटलिस्ट दिया हुआ है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई मेथाइल एल्यूमिनियम, मतलब ये कैटलिस्ट दिया हुआ है। और ये देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कैटलिस्ट जो है इसका बेटा एक्टिव पार्ट क्या होता है? तो एक्टिव पार्ट होता है टाइटेनियम +3। एक्टिव पार्ट हुआ टाइटेनियम +3, और ये बेटा यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। जैसे इथीन से पॉलीथीन बनाना है तो उसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये पूरा का पूरा होता है, उसका एक्टिव पार्ट होता है टाइटेनियम +3। तो आप ऑप्शन मैच कीजिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। सेकंड जो होगा इसकी मैचिंग जो होगी वो एस होगी। अगला, पैलेडियम क्लोराइड, आप ऑर्गेनिक में जाके देखिएगा कार्बोनिल कंपाउंड टॉपिक, उसमें बेटा एक ऑक्जो प्रोसेस होता है, ऑक्जो प्रोसेस में आपका ये। अगला, निकिल कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी बेटा निकिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे आंसर मैच करे इस मैचिंग के द्वारा तो सही आंसर हो गया। अगला, when neutral or faintly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, iodines are converted into XXH। एग्जामिनर कह रहा है कि जब न्यूट्रल मीडियम एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन Ki के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? तो ये देखो आपका बेटा दो होता है KMnO4, जो बेटा I माइनस होता है, इस I माइनस को या तो ऑक्सीडाइज करता है I2 में, या ऑक्सीडाइज करता है IO3-1 में, आयोडाइड आयन में। यहाँ पे बेटा I2 में तब ऑक्सीडाइज होता है जब मीडियम क्या होता है? एसिडिक। और बेटा आयोडेट आयन में तब ऑक्सीडाइज होता है जब मीडियम
या तो आपका न्यूट्रल होता है या मीडियम आपका क्या होता है, एल्केलाइन। याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम या एसिडिक KMnO4 आयोडाइड आयन को I2 में ऑक्सीडाइज करता है, जबकि न्यूट्रल और एल्केलाइन KMnO4 जो होता है वो I- को आयोडाइड आयन में ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो गया। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस exhibit DD transition and पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। एग्जामिनर कह रहा है कि इन दिए हुए चार कंपाउंड में से किस कंपाउंड में बेटा DD ट्रांजिशन भी होगा और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ढंग से सुनो, जैसे डी ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं। क्यों कलर्ड होते हैं, तो आंसर दो लग सकता है। एक होता है डीडी ट्रांजिशन, और दूसरा जो आंसर होता है वो होता है चार्ज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में चार्ज का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, लिगेंड से मेटल की ओर। ये आपका हुआ। अब एग्जाम में कोई भी कंपाउंड डी ब्लॉक का दिया हो और एग्जामिनर पूछे कि ये कलर्ड अपीयरेंस शो कर रहा है किस रीजन से, तो आप सबसे पहले देखो कि कंपाउंड के अंदर डीडी ट्रांजिशन है कि नहीं है। अगर डीडी ट्रांजिशन होगा तो आंसर डीडी ट्रांजिशन लगाइए, और डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है फिर भी चार्ज ट्रांसफर कलर अपीयरेंस शो कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, चार्ज ट्रांसफर। अब डीडी ट्रांजिशन डीडी ट्रांजिशन कब नहीं होता है, जैसे अगर बेटा डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी में बेटा हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हो तो हाईली स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, हाईली स्टेबल कंडीशन होगा, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो डी में बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, डी नॉट की कंडीशन हो, डी5 हाफ फील्ड की कंडीशन हो, डी10 फुल फील्ड की कंडीशन हो, तो यहाँ पे हाईली स्टेबल कंडीशन होगा, डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। और फिर भी उन कंपाउंड में अगर कलर अपीयरेंस है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म होगी। अब यहाँ पे आइए, आप चेक कीजिए कि CrO4-2 में डीडी ट्रांजिशन होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 4 2 8 2 निकाल दीजिए, क्रोमियम +6 हुआ। क्रोमियम +6 में आप चेक कीजिए तो क्रोमियम आपका होता है 3D5 4s1, तो क्रोमियम 6 जो होगा वो 3D0 होगा, और डी में बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला आपका ऑप्शन एग्जाम का गलत हो गया। अब डाइक्रोमेट में आइए, 7 दूना 14, 2 निकालिए 12, 12/2 6, यहाँ भी बेटा क्रोमियम +6 हुआ। और आप जानते हो कि क्रोमियम +6 जो होता है उसमें 3D नॉट कंडीशन होती है, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। अगला आप आइए, MnO4, तो यहाँ पे बेटा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो तो 4 दूना 8, 1 निकल गया 7, यहाँ पे हुआ Mn+7, और Mn+7 जो होगा उसमें भी 3D0 होगा, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। अगला ये MnO4-2, 4 दूना 8, 2 निकल गया 6, Mn+6 हुआ। और आप Mn+6 में देखिए तो 3D की कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन में डीडी ट्रांजिशन होगा, तो बेटा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपनी सेल छोड़ के हायर सेल में हायर ऑर्बिट में जाएगा, डीडी ट्रांजिशन होगा, और उस डीडी ट्रांजिशन के कारण इसकी अपीयरेंस क्या हो जाएगी, कलर्ड हो जाएगी। और ये देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, और अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, शो करेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा हो गया, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 में डी ब्लॉक के मेटल है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ दिए हुए हैं, और उनकी मैग्नेटिक मोमेंट बोहर्स मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में दी हुई है, और आपको मैचिंग करनी है कि किसकी कौन सी मैचिंग होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि किसकी कौन सी मैचिंग होगी। इसमें आपका बेटा म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n n+2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक चीज और, जैसे अगर कोई भी आयन है और उसका आप इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो और इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ए डॉट बी सी डी आ रही है, तो हमने कहा था कि ये ए जो होता है, ये जो होल नंबर होता है, ये बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अंडर रूट एट का मतलब हुआ कि 2 पॉइंट समथिंग। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अंडर रूट एट, ये आंसर तब आएगा जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे बेटा ये आपका जो होगा अंडर रूट 35, तो ये होगा 5 पॉइंट समथिंग। 5 पॉइंट समथिंग होने के कारण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। अंडर रूट थ्री आप सॉल्व करो तो ये बेटा आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग आया तो बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 जो होगा ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, और 4 पॉइंट समथिंग हुआ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। लास्ट वाले में बेटा अंडर रूट 15, और अंडर रूट 15 में आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। अब आप मैच कर लीजिए कि कोबाल्ट प्लस 3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है 27, 3d7 4s2, 3d7 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये 3d6 होगा, और 3d6 में आप बेटा ये पेयरिंग वगैरह करा दीजिए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 आएंगे। मतलब ए का जो मैचिंग होगा वो कौन सा हो गया? 4th हो गया। अब क्रोमियम प्लस 3 देखिए, तो क्रोमियम जो होता है वो होता है आपका 3d5 4s1, 3d5 4s1। 3d5 4s1 में आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3d3 होगा, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। इसका मतलब हुआ बी का जो मैच होगा वो कौन सा हो गया? 5th। आयरन 3 में आइए, आयरन होता है 26, 3d6 4s2, और यहाँ पे आप आयरन प्लस 3 का लिखिए, निकालिए तो 3d5 आएगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। तो सी की जो मैचिंग होगी वो कौन सी होगी? सेकेंड। निकिल में आइए, तो निकिल 3d8 4s2 होता है, इसमें 2 निकाल दो तो 3d8 बचा, 5 6 7 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। 3d8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? फर्स्ट वाले में। तो ये आपकी मैचिंग हुई, जो भी आपका ऑप्शन सही है वो आप मैच कर लीजिए। आइए क्वेश्चन 6th, नेम द गैस दैट कैन बी readily decolorized acidic KMnO4 solution। एग्जामिनर कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज करेगी, मतलब KMnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है उसको रिड्यूस करेगी। तो बेटा आंसर जो होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा, और KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया K2SO4 प्लस MnSO4। ठीक, और MnSO4 जो होगा उसमें Mn+2 होगा, और Mn+2 होगा तो ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होगा, हाईली स्टेबल होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगी, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिनर पूछ रहा है mercury chloride and iodine both when dissolved in water containing I minus the pair of species formed each। यहाँ पे बेटा I माइनस का मतलब है Ki। एग्जामिनर पूछ रहा है कि मर्क्यूरी क्लोराइड Hg Cl2 की रिएक्शन आयोडीन के साथ Ki की प्रेजेंस में हो तो क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ढंग से ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले ये आपस में रिएक्ट करेंगे और साथ में इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो तीनों मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और वो कॉम्प्लेक्स होगा K2Hg ये बेटा कॉम्प्लेक्स हुआ, प्लस I2 I माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और
I3 माइनस 1 का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन। अब यहाँ से आप आंसर चेक कर लीजिए, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया HgI4 माइनस 2 प्लस I3 माइनस 1। आपका जो भी ऑप्शन है मैच कीजिए, ऑप्शन हो गया आपका बी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जामिनर पूछ रहा है रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनोइड। ढंग से देखिए, लेंथेनॉइड नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्टिनोइड। तो एक्टिनोइड में बेटा आपका 7s हुआ, 7s से पहले 6d हुआ, और 6d से पहले आपका 5f हुआ, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। कई बार आपको बताया जा चुका है कि जो एक्टिनोइड होता है उसमें 5f 6d 7s, इनकी ये जो ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत मिनिमम होता है, और एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्या करता है, इंटर करता है, जिसके कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू lanthanide is incorrect? यूरोपियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। यूरोपियम में बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है। बेसिसिटी डिक्रीजेस एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम, कई बार बताया है कि सेम पीरियड में, या लेंथेनॉइड हो, एक्टिनॉइड हो, कुछ भी हो, या डी ब्लॉक का कोई भी सीरीज हो, सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाइए तो साइज क्या होती है, घटती है। साइज घटेगी, कैटायन की साइज घटेगी, इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो OH माइनस निकालने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये भी आपका सही है। अगला, ऑल द लैंथेनॉइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, गलत स्टेटमेंट है। एल्युमिनियम, जो लैंथेनॉइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी लगभग एल्युमिनियम के बराबर होती है, या एल्युमिनियम से कम होती है, कैल्शियम की तरीके से होती है। लगभग कुछ लैंथेनॉइड की रिएक्टिविटी कैल्शियम की तरीके से होती है, फर्दर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी एल्युमिनियम की तरीके से हो जाती है। लेकिन लैंथेनॉइड के केस में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लैंथेनॉइड एल्युमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हो, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, सी। सीरियम +4 है, मतलब लेंथेनम +4 है, और लेंथेनम का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। जब +4 से +3 में जाएगा तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से बिहेव करेगा। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। एग्जामिनर कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब सल्फर डाइऑक्साइड को पास किया जाए तो क्या होगा, ठीक। तो सल्फर डाइऑक्साइड में ये हो, तो ढंग से देखो, क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, +6 से ऊपर नहीं जा सकता क्रोमियम, जब भी होगा तो रिड्यूस होगा, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस होगा, और रिड्यूस कहाँ होगा, +6 से +3 में। क्रोमियम +3 के कंपाउंड कैसे हो जाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी सल्फेट में। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, गलत है, ऑक्सीडाइज होगा। टर्न ब्लूस गलत होगा, सॉल्यूशन डीकलराइज गलत होगा, ग्रीन क्रोमियम सल्फेट इज फॉर्म। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। आइए अगला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 एंड टर्बियम एटॉमिक नंबर 65 आर। तो हम चलो सबसे पहले इसका एक देख ले, हमें इसका मालूम है, इसका बेटा हमें मालूम है, और हमने कहा था कि डी ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट, लेंथेनॉइड में फर्स्ट एलिमेंट सीरियम, सीरियम, बीच का एलिमेंट गैडोलिनियम, और लास्ट का एलिमेंट ल्यूटियम। इन तीनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में ns में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, n-1d में बेटा इनमें 0 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो आपका जितना भी लेंथेनॉइड होता है सबके n-1d में आपका जो
इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 0, लेकिन इन तीनों में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो सबसे पहले देखिए किसमें बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जो आपका गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें है एक, इसमें है, इसमें डी में नहीं है, इसमें डी में एक है। 6s2 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 D1 है, 4f7 4f7। अब ढंग से देखो, इससे पहले वाले में, इससे पहले वाले में 6s2 होगा, लेकिन बेटा डी में, इससे पहले वाले में डी में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए किस किस डी में 0 है, इससे पहले वाले में 63 में, तो यहाँ पे 5d1 होगा, ये आंसर नहीं हुआ। इसमें बेटा आपका 0 है ना, और इसमें क्या है डी में 1 है, तो इसमें डी में 0 है, 63 में 0 होगा, और 64 के कॉन्फ़िगरेशन में डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो आंसर आपका कौन सा चला गया, बी। अगले पे आइए, फिर से वही आपका, तो इसमें देख लो कि किसके डी में 1 है, आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 13th, एग्जामिनर पूछ रहा है, एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन सेम मोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिक्वायर लिस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए सबका ऑक्सीडेशन हो तो सबसे कम मात्रा में किसमें बेटा नंबर ऑफ मोल यूज होंगे, जिसमें सबसे कम मात्रा में मोल निकलेंगे उसी का वेट बेटा सबसे कम लगेगा। तो आप FeSO3 इसका देखो, तो यहाँ पे फेरस है, आयरन बेटा +2 से +3 जाएगा तो बैलेंसिंग फैक्टर 1, और यहाँ पे सल्फर +4 है, ऑक्सीडाइज होगा +6 में जाएगा तो बैलेंसिंग फैक्टर 2, ये 3 है ना। अगले में आइए फेरस ऑक्जिलेट FeC2O4, फेरस ऑक्जिलेट में आयरन +2 से जब ऑक्सीडाइज होगा +3 जाएगा, बैलेंसिंग फैक्टर 1 होगी। ऑक्जिलेट में कार्बन +3 होता है, +3 से कार्बन डाइऑक्साइड +4 में जाएगा तो चेंज 1 का हुआ, 2 कार्बन के लिए चेंज 2, टोटल बैलेंसिंग फैक्टर 3। अगला FeNO2 का होल ट्वाइस, फेरस नाइट्राइट, फेरस नाइट्राइट में देखिए आयरन के रेस्पेक्ट में 1, और ये बेटा नाइट्राइट है तो नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज होगा, तो टोटल जो चेंज देखने को मिलेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। आइए फेरस सल्फेट में चेक कीजिए FeSO4, फेरस फेरिक में चेंज होगा तो चेंज 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, और सल्फेट सल्फेट में ही रह जाएगा तो चेंज नहीं होगा, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन का चेंज फेरस सल्फेट में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए सबसे कम वेट इसी का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जामिनर कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट इज 2.84 बोहर्स मैग्नेटॉन इज गिवन बाय, एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जो 4 आयन हैं, इन चारों आयन में से किस आयन की मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोहर्स मैग्नेटॉन होगी, मतलब किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। तो आप चेक कीजिए, इसका आंसर है सी, निकिल +2। कैसे, निकिल बेटा होता है 3d8 4s2, 3d8 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना हो गया 3d8, 3d8 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करो तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 5 ऑर्बिटल है, 2 3 4 5, पेयरिंग करा दो 6 7 8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, बोहर्स मैग्नेटॉन आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट 2.84। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following process does not involve ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, एग्जामिनर कह रहा है कि ये 4 प्रोसेस है, इनमें से किसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम आयरन, प्योर आयरन एटॉमिक फॉर्म में है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, FeCO5 में CO जानते हो कि क्या होता है न्यूट्रल, तो इसका चार्ज 0, अब इस पे 0 है तो आयरन पे भी क्या आ जाएगा 0, कोई भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 16, एग्जामिनर कह रहा है कि बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक रेडियाई, ढंग से देखो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक में एप्लीकेबल होता है ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेटा जो आपका 3D नहीं 4D सीरीज होते हैं, और 5D सीरीज के जो मेंबर होते हैं सेम ग्रुप में 4D 5D के जो मेंबर होते हैं
इनकी एटॉमिक रेडियाई लगभग क्या हो जाती है, सेम। अब देखो जिरकोनियम हाफनियम, एस्केंडियम, एस्केंडियम के नीचे जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे हाफनियम, जिरकोनियम 4d का हुआ, हाफनियम 5d का हुआ, फोर्थ ग्रुप के हुए, दोनों की एटॉमिक रेडियाई लगभग क्या हो गई, सेम। तो आंसर चला गया पहला। अगला, द रिएक्शन ऑफ aqueous KMnO4 with H2O2 in acidic condition gives, ठीक। रिएक्शन कह रहा है एग्जामिनर KMnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम लाइक सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H2O2 के साथ हो तो आपका बेटा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। आप जानते हो कि H2O2 टूटता है तो टूटेगा वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो ये तो कन्वर्ट है, कंफर्म है कि H2O2 ब्रेक डाउन होगा वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी तो एक देखिए बनेगा K2SO4, K2SO4 और एक जो होगा वो बनेगा MnSO4। ऑप्शन मैच कर लीजिए, MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो एक बनेगा बेटा Mn+2 और एक बनेगा आपका O2। आंसर सेकेंड आपका जो होगा वो सही होगा। अगला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.83 इज गिवन बाय, क्वेश्चन बेटा अभी 2 साल पहले पूछा गया था, ये रिपीट हो रहा है, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 किस में आते हैं, निकिल +2। रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, ठीक। होता क्या है कि बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड में बेटा जो फाइनल फिलिंग होती है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो आपकी होती है 4f में। 4f में आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर करता है और ये देखा गया है कि SEDF में f जो होता है इसकी शील्डिंग स्क्रीनिंग सबसे वीक होती है। शील्डिंग स्क्रीनिंग वीक होगी तो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा जिसके कारण ऑर्बिटल श्रिंक करेंगे और उस इफेक्ट का नाम क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रीजन होता है वो होता है नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। अगला ये क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट, कह रहा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए गलत क्या है। अब पहले सुन लो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता कैसे है। जैसे कोई भी बेटा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का मेटल है, ठीक। तो मेटल होंगे तो उनकी लैटिस होगी, लैटिस साइट होगी, बीच में पोर्स होंगे, साइट होगी। अब उस साइट पे छोटे छोटे पार्टिकल एटम जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन जाके ट्रैप हो जाए तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है उनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड होते हैं वो बेटा नॉन स्टेचियोमेट्रिक होते हैं, मतलब उनके फार्मूले में बेटा फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, होल नंबर नहीं होता है। अब इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो अपने प्योर मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद बेटा वो जो मेटल होता है वो अपनी कंडक्टिविटी को लॉस नहीं करता है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो होते हैं ये भी मेटेलिक कंडक्टर की तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन रिएक्टिविटी पे बेटा इफेक्ट आता है, मेटल अगर रिएक्टिव है लेकिन इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या लेस रिएक्टिव हो जाता है या अनरिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये स्टेटमेंट गलत है और गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। अगला ये क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डायामैग्नेटिक, कुछ इसमें नहीं करना है, सारे ये देखिए जो भी हैं उनका बेटा एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक। आप कन्फिग्रेशन लिखिए, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्फिग्रेशन लिखिए और देखिए कि किसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। और बेटा कन्फिग्रेशन अभी लिखने का तरीका बताया था कि आपका सबसे पहले जितने भी आपके लेंथेनॉइड होते हैं उन सब के लास्ट वाले जो NS होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, डी में सब में आप 0 इलेक्ट्रॉन दीजिए, केवल और केवल पहला एलिमेंट सीरियम, बीच वाला एलिमेंट गैडोलिनियम और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ल्यूटियम, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए और फिर उससे पहले वाले में जो भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसकी क्या कराइए, फिलिंग कराइए। आइए
अगला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। बेटा सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ये तो होता है। लेकिन इसमें देखिए आप Na2S तो आंसर लगा लीजिए कि Na2S की सॉल्युबिलिटी और दो बचे हुए से ज्यादा है, लेकिन Na2S दो दो ऑप्शन में दे दिया है, ये देखिए दो आंसर में दे दिया है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, अगर सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो दोनों की सेम होगी। अब ये क्वेश्चन जो है ये आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री में बेटा जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है उसके पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता पड़ती है, और वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्वालिटेटिव आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका आईटी में रिपीट हुआ था, क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया गया है, तो इसको आप डायरेक्ट आंसर रट जाइए, हो सकता है कि फिर से एक बार रिपीट हो जाए। इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा, पहला होगा। अगला, स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, ऐसा क्यों? एग्जामिनर कह रहा है कि स्कैंडियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जिंक भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो स्कैंडियम जो हुआ वो ट्रांजिशन हुआ, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, ऐसा क्यों? इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये देखिए डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते हैं। डी ब्लॉक में केवल और केवल उन्हीं एलिमेंट को बेटा ट्रांजिशन, उन्हीं एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है जिनके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी में केवल और केवल 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कंप्लीटली फिल्ड डी न हो। अगर किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट में उसके n-1 डी में भले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड का हो या एक्साइटेड हो, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो, डी में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है, डी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट को, आयन को ट्रांजिशन एलिमेंट या आयन नहीं कहा जाएगा। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम 21 होता है, तो स्कैंडियम 21 हुआ तो बेटा 3D14S2 हुआ, और इसमें 3D0 हुआ। लेकिन जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो या जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 3D10 ये आएगा, 4S2 ये आएगा। ये बेटा ग्राउंड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा 3D10। दोनों ही केस में आप देखिए तो डी जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और कम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन नहीं कहा जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, पहला। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल। पूछ रहा है कि ये चार हमारे पास एलॉय हैं, इनमें से किस एलॉय में कोई ना कोई एक कंस्टिट्यूएंट, कोई एक पार्ट नॉन मेटल है। तो अब चेक कर लो सबका कंपोजिशन क्या होता है, इन बार। ये देखिए कैसे याद कीजिए, इन बार में आईएन है, निकिल होता है प्लस आयरन होता है, दोनों के दोनों मेटल। बेल मेटल, बेल मेटल में कॉपर होता है, टिन होता है, दोनों के दोनों क्या हो गए, मेटल हो गए। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में बेटा कॉपर होता है प्लस टिन होता है प्लस थोड़ी सी मात्रा में जिंक होती है, सारे के सारे मेटल हो गए। स्टील में बेटा आयरन होता है और आयरन के साथ कार्बन होता है, और कार्बन जो होता है ये मेटल नहीं होता है, क्या होता है, नॉन मेटल। तो बेटा इन चारों एलॉय में से स्टील ऐसा एलॉय है जिसमें कोई ना कोई एक कंपोनेंट क्या है, नॉन मेटल। तो आंसर आपका क्या चला गया, बी, स्टील। अगले क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला, ऑन पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ए मिल्की कलर इज ऑब्जर्व, सही है, रिएक्शन होती है। अगला दिया हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड ओवर, सॉरी, सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड ओवर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, गलत है बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मेनली प्रेफरेंस किसको दी जाती है, पोटेशियम डाइक्रोमाइड। अब देखो एक और यहीं पे बात सुनिए, सोडियम डाइक्रोमाइड, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 मोर सॉल्युबल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेस सॉल्युबल होता है। मोर सॉल्युबल ये हो गया लेस सॉल्युबल, पोटेशियम डाइक्रोमेट मोर सॉल्युबल होता है, सोडियम डाइक्रोमेट मोर सॉल्युबल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेस सॉल्युबल होता है। और बेटा मोर सॉल्युबल होने के कारण सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से मेनली यूज होता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में मेनली वॉल्यूमेट्रिक में किसका यूज किया जाता है, आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से मेनली यूज किया जाना चाहिए, तो आंसर होगा सोडियम डाइक्रोमेट। पूछा जाए क्यों, तो आंसर लगाइए ड्यू टू इट्स मोर सोल्युबल नेचर। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब यही आपका एग्जामिनर पूछ रहा था। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, ये आपको मालूम है, सही है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन बिकम्स येलो ऑन इंक्रीजिंग द पीएच बियॉन्ड 7, यह भी आपको मालूम है रिएक्शन के द्वारा। अगला, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एच मेनली ड्यू टू। पूछ रहा है एग्जामिनर की ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं क्यों, कई बार आपको बताया ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन, कह रहा है कि केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन। ठीक, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, लेकिन लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करते हैं। केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करेगा, तो ये देखिए ग्रुप नंबर थर्ड वाले शो करेंगे। और ग्रुप नंबर थर्ड में कौन होता है, स्कैंडियम, उसके नीचे यात्रियम, उसके नीचे लेंथनम और उसके नीचे एक्टिनियम। एक्टिनियम यात्रियम के साथ और होता है सीरियम से लेके ल्यूटियम तक, ये होता है। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58, ल्यूटियम का एटॉमिक नंबर 71। एक्टिनियम के साथ 14 एलिमेंट और होते हैं, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक। लॉरेंसियम तक एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक। तो ये बोर्ड पे हमने थर्ड ग्रुप में ये सारे के सारे जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनको बता दिया है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है और केवल कितना होता है, +3। अगला क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following does not correctly represent the correct order indicating urgency। पूछ रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। एमएन में 7 होता है, क्रोमियम में 6 होता है, वेनेडियम में 5 होता है, टाइटेनियम में +4 होता है। ये आपका सही है स्टेटमेंट। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। अगला ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, Mn+3 क्रोमियम+3 वेनेडियम, सही है। Mn+3 में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर क्रोमियम+3, फिर वेनेडियम+3, फिर टाइटेनियम+3, और जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ज्यादा होगी। ये भी आपका सही है। अगला ये इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें दिया है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अपने सीरीज में Mn की होती है, गलत है। एनसीईआरटी में जाके देखिए या नोट्स में हमने लिखाया होगा कि सेम सीरीज में एक्सेप्शनली Mn की और टेक्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब यही एग्जामिनर पूछ रहा है। क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन, four successive members of the first series of transition metals are listed below. For which one of them the standard potential रिडक्शन पोटेंशियल बेटा दिया है, ध्यान रखिएगा, है जी पॉजिटिव साइन। अब ये क्वेश्चन डी ब्लॉक का छोड़ दीजिए, आप जाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा हमने पहले तो लिखाया है आईपीएससी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अपोजिट लिखवाया है। आईपीएससी के अकॉर्डिंग लिखवाया है, रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे लिखाया है, और फिर जो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉपी में लिखाई है, उसमें बताया होगा आपको कि जो हाइड्रोजन के ऊपर पेयर होता है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है वो निगेटिव में होती है, और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनकी किस में होती है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में आंसर उन्हीं का जाएगा जो हाइड्रोजन से नीचे होगा, और हाइड्रोजन से नीचे कौन होता है, कॉपर। तो आपका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, अब यहाँ पे आइए, फॉर द सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन में करना क्या है कि ये चार जो भी एटम है इनको +2 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, फिर चेक करना है कि किसमें 3d5 3d10 3d नॉट कंडीशन हो या 3d3 कंडीशन हो। ये कंडीशन जिसमें भी होगा वो हाईली क्या होगा, स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31,
Acidified potassium dichromate solution turns green when sodium sulfite is added to it. This is due to formation. अब देखो फॉर्मेशन क्या होगा, क्रोमियम प्लस 3 कंपाउंड होगा। क्रोमियम प्लस 3 कंपाउंड जो होगा, और ये देखिए क्रोमियम और ये सल्फर तो कंपाउंड में होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें भी क्रोमियम प्लस 3 है, इसमें भी क्रोमियम प्लस 3 है। ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ये देखिए जो सल्फाइट है इसको सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा। तो इन दोनों में से ऐसा आंसर चूज कीजिए जिसमें सल्फाइट ना हो, क्या हो, सल्फेट। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following ions will exhibit color in aqueous solution। ठीक, देखिए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में अलग अलग आयन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन एक्वस फॉर्म में बेटा कलर अपीयरेंस शो करेगा। अच्छा, कौन कौन नहीं शो करेगा, इसके लिए हमने तरीका बताया था, दिखाया था कॉपर +1, जिंक +2, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4 और वेनेडियम +5। देखिए इसमें कौन से मैच कर रहे हैं, तो विल एक्जिबिट कलर, ये देखिए आपका टाइटेनियम +4 कलर अपीयरेंस नहीं शो करता, इसका मतलब टाइटेनियम +3 कलर अपीयरेंस शो करेगा, तो आंसर कौन सा चला गया, बी। आइए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। तो ये आप चेक कीजिए, जो भी बेटा ये ऑक्सीडाइज फॉर्म दिया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए और देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किसमें कॉन्फ़िगरेशन 3d6 बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम साइज। आ चुका है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम हाफनियम दोनों की साइज क्या होती है, सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमंग लेंथेनॉइड। आपको कई बार बता चुके हैं कि लेंथेनॉइड में जो सबसे कॉमन या एक्टिनॉइड में सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +3। तो आंसर आपका कौन सा गया, डी। आइए अगला, मैच करना है सल्फ्यूरिक एसिड, हेबर, बेसिमर, लिकलैंड, कॉन्टैक्ट। ठीक, और कॉन्टैक्ट का बेटा कैटालिस्ट या तो प्लेटिनम होगा या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होगा। स्टील, स्टील मतलब आयरन की मेटलर्जी पढ़िए या कॉपर की मेटलर्जी पढ़िए, ये जो होते हैं वो बेटा बेसिमर कन्वर्टर का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, लीबलैंक्स प्रोसेस, अमोनिया, हेबर प्रोसेस। अगला ये क्वेश्चन नंबर 37, पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स with the following outer orbital may have largest number of oxidation state। किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है डी ब्लॉक में ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल 6 होगा, इसमें भी 6 होगा, और सॉरी 4 होगा, इसमें 5 होगा, लेकिन इसमें कितना होगा, 7। तो सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, बी में, मतलब mn के केस में। आइए 38, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो आपका स्कैंडियम वाली सीरीज होती है, 3D सीरीज होती है, उसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्रोमियम की। तो सबसे पहले चेक करो कि किसमें क्रोमियम का सबसे ज्यादा है, सी ऑप्शन। अगला ये क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर वही आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद चेक कीजिए कि किसमें 3D 5 कंडीशन आ रही है, या 3D 10 कंडीशन आ रही है, या 3D नॉट कंडीशन आ रही है, या न मिले तो 3D 3 को भी क्या मान लिया जाता है, स्टेबल मान लिया जाता है। तो ये जिसमें भी आ जाए वो क्या मान लिया जाएगा, स्टेबल। अगला आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए हमें इन चारों ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका देखना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज एक्युमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज, सही बात है बेटा। एज ए रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलरिटी। 4D 5D के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है, गलत लाइन है बेटा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ग्रुप नंबर डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 तक जो 4D 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है। मतलब ये गलत स्टेटमेंट है जो पूछ रहा है, मतलब यही आपका
आंसर जाएगा। Shielding screening effect of 4f electron is quite weak. बात सही है। There each decrease in radii of the atom or ions as proceed from lanthanum to lutetium. ये भी बेटा साथ सही है। लैंथेनॉइड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज क्या होगी? छोटी होगी। अगले क्वेश्चन पे आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन? बोथ पूछ रहा है, मतलब दोनों के दोनों होने चाहिए। एक होगा तो आंसर नहीं, दोनों चेक कर लो। फिर वही क्यूजन स्टेट उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चेक कीजिए। कॉपर +1, जिंक +2, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, ये सारे के सारे होंगे आपके कलरलेस। चेक करो, पहले में कॉपर +1 दे दिया है, ये कलरलेस होता है, कलर्ड के बारे में पूछ रहा है। स्कैंडियम +3 दे दिया है, टाइटेनियम +3 दे दिया है। स्कैंडियम +3 कलरलेस होता है, नहीं जाएगा। स्कैंडियम +3 दे दिया है, कलरलेस होता है। यहाँ पे देखिए टाइटेनियम +3 दिया हुआ है, कलरलेस नहीं होगा, कलर्ड होगा। निकल +2 कलर्ड होगा। आंसर कौन सा जाएगा? अगले पे आइए। कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ केसियम। कॉपर एक्सेस ऑफ केसियम में डिजॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? कॉपर डी ब्लॉक मेटल है, केसियन में डिजॉल्व होगा तो बेटा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब आंसर या तो सी जाएगा या आंसर डी जाएगा। अब आप या तो रटिए या तरीका हम बता रहे हैं। देखिए दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो +2 आएगा, और यहाँ पे निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 आएगा। अब देखो कॉपर के साथ ये बेटा जो लिगेंड पड़ा हुआ है, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे बेटा I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सेम उसी तरीके से सूडो हैलाइड आयन, साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो कंपाउंड के अंदर जो कॉपर +2 होगा उसको कभी भी +2 में नहीं रहने देगा, किसमें चेंज कर ले जाएगा? +1। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? सी। 42 का आंसर जो जाएगा वो कौन सा हो गया? सी। अगला, more number of oxidation states are exhibited by actinoids than by lanthanoid। एग्जामिनर कह रहा है कि लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड के ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होते हैं। क्यों? तो इसका मतलब हुआ, ये देखो लैंथेनॉइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि इनके 4f और 5d में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। एक्टिनॉइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि इनके 5f और 6d की एनर्जी का गैप क्या होता है? बहुत कम होता है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? तो बेटा क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो और क्या होगा? कम होगा। तो ऐसा आंसर चेक कर लीजिए। मोर लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6d ऑर्बिटल देन दैट 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया? सी हो गया। आइए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 44। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन एग्जामिनर कह रहा है कि KMnO4 की रिएक्शन Ki के साथ एल्कलाइन मीडियम में हो रही है। Ki के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए के आई के 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 के कितने मोल रिड्यूस होंगे? हमने मान लिए x, और हमने आपको एक तरीका बताया था वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का कि बेटा केमिस्ट्री में कोई भी दो चीजें रिएक्ट करें तो दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो? सेम। तो हमने KMnO4 और Ki दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दिए? सेम। और बेटा मोल के फॉर्म में दिया है, मोल पूछ रहा है तो मोल के फॉर्म में ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला निकालिए। मोल के फॉर्म में ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल हमने माना है x इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब देखो KMnO4 बेसिक मीडियम नहीं पूछ रहा है, एल्कलाइन मीडियम। और एल्कलाइन मीडियम हो या बेटा न्यूट्रल मीडियम हो
KMnO4 की वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है? 3 होती है। तो ये x इंटू 3 इक्वल टू, अब आप जानते हो कि एल्कलाइन मीडियम में Ki जो होता है वो I2 में नहीं, KiO3 में ऑक्सीडाइज होता है। मतलब ये बेटा -1 और ये +5, चेंज कितने का हो गया? 6। इसका मतलब बैलेंसी फैक्टर 6। ये हो गया 1 इंटू 6, सॉल्व कर लो तो x इंटू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। चेक कीजिए आंसर कौन सा हो गया? बी आपका 55। 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ first one transition element listed below with atomic number, which one of them expected to have highest third ionization energy? अब देखो ऑप्शन दिया है क्रोमियम, Mn, आयरन, वैनेडियम। इसमें क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। Mn में देखो तो Mn जो होता है Mn बेटा 25 होता है 3d5 4s2। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगे। तो बताओ Mn में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये तभी तो बेटा ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो कन्फिग्रेशन हाईली स्टेबल हो गया है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो Mn की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, द एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलरलेस। फिर वही आपका क्यूजन स्टीव, क्यूजन्स यहाँ पे आप देखिए ये स्कैंडियम +3 क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस हो गया, आंसर चला गया पहला। अगला ये among the following series of transition metal ion, the one where all metal ions have 3d2 electronic configuration each। एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका ये जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया है उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में किसमें बेटा आपका 3d2 कन्फिग्रेशन होगा। तो जो भी एलिमेंट है उनका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बाद मैच कीजिए कि किस किस केस में आपका बेटा 3d2 आएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथेनॉइड्स आर, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है लेंथेनॉइड्स आर, और ये देखिए इसमें दिया हुआ है। फिर से आप देखो कई बार आपको बता चुके हैं कि थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे यात्रियम, यात्रियम के नीचे लेंथनम, लेंथनम के नीचे एक्टिनियम, लेंथनम के साथ और कलेक्टिवली यहाँ पे 14 एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 58 से लेके कहाँ तक होता है? 71। और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड्स। प्रॉपर्टी लेंथनम से मैच करती है, कहा क्या जाता है? लेंथेनॉइड्स, Ln। तो देख लीजिए। अच्छा, पीरियड नंबर कौन सा होगा? ये 4th, ये आपका 5th, ये 6th और ये 7th। तो लेंथेनॉइड थर्ड ग्रुप में होते हैं, 6th पीरियड में होते हैं, 14 नंबर होते हैं, 58 से 71 होते हैं। एक्टिनॉइड ये भी बेटा 14 होते हैं, 7th पीरियड में होते हैं, थर्ड ग्रुप में होते हैं और 90 से लेके कहाँ तक होते हैं? 103 एक्टिनॉइड। तो आपका जो आंसर जाएगा 14 एलिमेंट्स इन 6 पीरियड, एटॉमिक नंबर 58 टू 71 दैट आर फिलिंग इन द 4f। अच्छा एक चीज देखो, पीरियड नंबर 6, तो ये 6s 5d 4f, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो n-2f में जाएगा, मतलब 4f में जाएगा। जबकि एक्टिनॉइड में 7-2 लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5f। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following characteristic transition metal is associated with catalytic activity। ठीक, क्यों बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं? कई बार बता चुके हैं, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक, कई बार बता चुके हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर सबका हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज साइज डिक्रीज होगी। कैटायन की साइज घटी, कैटायन छोटा हुआ, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो सबसे लेफ्ट में होगा उसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा टाइटेनियम,
फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर आयरन। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया? डी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ यात्रियम प्लस थ्री, लैंथेनम प्लस थ्री, यूरोपियम प्लस थ्री एंड ल्यूटियम प्लस थ्री। स्कैंडियम, यात्रियम, एक ही देख लो, सारे सेम ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ना है। स्कैंडियम, यात्रियम, लैंथेनम। फिर लैंथेनम के बाद यहीं से लैंथेनोइड शुरू होता है, यहाँ पे कहीं पे आएगा यूरोपियम और यहाँ पे कहीं पे आएगा ल्यूटियम। ये देखो, ये आपका बड़ा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और ये बड़ा होगा। इन तीनों की एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो यात्रियम से क्या होगी? बड़ी होगी। और इन तीनों में भी सबसे बड़ा क्या होगा? लैंथेनम। तो चेक कीजिए किसमें आ रहा है सबसे बड़ा? लैंथेनम, फिर यूरोपियम, फिर ल्यूटियम, फिर यात्रियम प्लस थ्री। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो कौन सा हो रहा है? बी। तो आपका 51 का जो आंसर जाएगा वो सेकंड आंसर जाएगा। अब देखिए इसमें 2003 तक के ये टोटल 51 क्वेश्चन थे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक एक करके सॉल्व कर दिए गए हैं। अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा केवल और केवल आपका बचा हुआ है हाइड्रोजन और एस ब्लॉक। एक दिन में अगले टर्म पे आपका हाइड्रोजन एस ब्लॉक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक का एक एक टॉपिक हो जाएगा। पूरा ये आपका जो निट होगा ये आपकी अनसॉल्व समाप्त हो जाएगी। तो अगले टर्म पे आप हाइड्रोजन फैमिली, एस ब्लॉक, ये पूरा का पूरा तैयार रखिएगा। उनका हम न्यूमेरिकल आपको एक एक करके करा देंगे। थैंक यू।